गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। और मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे लाके छोड़ दिया था। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है, लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं। लिमिट आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ी होगी। लेट एफ ऑफ जेड, वहां पे एफ ऑफ एक्स वाई लेते थे, वहां पे एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन करते थे, ठीक है। तो लेट एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन defined by uh, defined defined at all points in some neighborhood। सिंगल वैल्यूड मतलब एक्स की एक वैल्यू पे एफ जेड की, मतलब जेड की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एफ जेड की सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आपका ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब एक्स की इस वैल्यू पे वाई की दो दो वैल्यू मिल रही है, एक यहाँ एक यहाँ, एक वाई की वैल्यू यहाँ आ गई, एक वाई की वैल्यू यहाँ आ गई। तो ऐसा नहीं हो रहा, सिंगल वैल्यूड है। So let fz be a single valued function defined at all points in some neighborhood of point z naught. Then the limit of fz as z approaches to omega naught, या z approaches to z approaches to z naught is omega naught, ठीक है। जैसे ही z नोट को अप्रोच करेगा तो तुम्हारी लिमिट एफ जेड की क्या होगी, ओमेगा नॉट होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कंटिन्यूटी। ये आपने सब पढ़ा होगा, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। द फंक्शन एफ ऑफ जेड of a complex variable z is said to be continuous at point z naught if for any given number, for any given positive number कर लो, for any given positive number epsilon, we can find a number delta such that fz minus f of z naught is less than epsilon for all points z
of the domain satisfying z minus z1 is less than delta. So fz is said to be continuous at z is equal to z1 if limit z tends to z0 fz is equal to fz1। ठीक है, अगर ये आ जा रहा है तो आपका जो फंक्शन है fz वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट वेक्टर ब्रैकेट में बदल। ठीक है, तो लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, और अगर देखो, जैसे तुमको अगर कहीं पे हार्मोनिक जैसे रियल और इमेजिनरी के टर्म्स में आके ना आपका एफ जेड आएगा, ऐसे लिखा जाएगा यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में ना तुम्हारा जो यू है एक्स वाई और वी है एक्स वाई, इन दोनों को अलग अलग कंटिन्यूस होना पड़ेगा, तभी जाके जो तुम्हारा एफ जेड है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, लेट एफ ऑफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल z, then f of fz f dash z is equal to limit z tends to delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z divided by delta z। ठीक है, then its derivative is given by, ठीक है, provided that the limit exists, मतलब इस पॉइंट पे ना ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट भी करता हूँ। ठीक है, and is independent of the path along which delta z tends to 0। Okay? Okay? देखो तुमने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो जैसे ये पे चेक कर लो, तो इसके पास ना तुम ये जो ओरिजिन, तुम इस साइड से हो, इस साइड से हो, इस साइड से हो, ठीक है, किसी भी साइड से हो। ठीक है, तो सबके लिए ना तुम्हारी वैल्यू सेम आएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड।
if f of z is equal to x cube y minus iota x अपॉन x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर, ये डिफाइंड है z नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 है z इज इक्वल टू 0 पे। देन डिस्कस df by dz एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हारा z 0 है, ठीक है, तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन आएगी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू mx। देखो ऐसे ही तो बनेगा, ऐसा बनना होगा। ठीक है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन z, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब y माइनस आयोटा x की पावर 6 y स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x प्लस आयोटा y। अब ये हो जाएगा तुम्हारा x की जगह क्या करो, अच्छा इसमें से ना आयोटा कॉमन ले लो, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो, तो आयोटा एक्स क्यूब वाई आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा एक्स प्लस आयोटा वाई, और नीचे एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। लिमिट z टेंड्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट z टेंड्स टू 0 क्या बचा, माइनस आयोटा एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर। अब फाई को mx रख दो, y की वैल्यू को mx रखेंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 आयोटा एक्स क्यूब इंटू mx अपॉन x को यही रखो, और m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट z टेंड्स टू 0। अच्छा, जब इसको सबको x में कन्वर्ट कर लिया तो z भी x में आ जाएगा, x टेंड्स टू 0, ये तुम्हारा हो गया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो सबको, तो आयोटा m एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू को 0 रखोगे तो कितना आ गया 0। ठीक है, वही आना भी चाहिए, लेकिन अगर अगर कोई और पाथ ले ले, अभी तो ये लिया था y इक्वल टू mx, अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लूँ या एक्स स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स क्यूब ले लेते हैं, तुम एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, एक्स की पावर 4 भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे ले लो, है ना। बस डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए ना ये सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो डिफरेंशियबल है, अगर सेम नहीं आ रहा तो डिफरेंशियबल नहीं। वही पीछे डेफिनेशन भी लिखवाई थी, बताया था ना यहाँ पे, देखो ये बताया था ना कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ से सेम आ रहा है, वही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो z टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 अपॉन z इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 आयोटा एक्स क्यूब वाई
अपॉन एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 आयोटा एक्स क्यूब, वाई की जगह एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 6। तो ये आ गया आयोटा एक्स की पावर 6 अपॉन 2 एक्स की पावर 6। तो ये आ गया आयोटा बाई 2। इस केस में 0 आ रहा है, इस केस में आयोटा बाई 2 आ रहा है। ठीक है। सो इन डिफरेंट पार्ट्स we get different values of different values of df by dz, that is 0 and iota by 2 in so the function, therefore 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 yeah, hence to be लिखा है, hence the function f of z is not differentiable। ऐसे ही चेक करना है तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो एक क्वेश्चन और करके देख सकते हैं, ठीक है। ये है फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, और इसको प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है हर जगह और डिफरेंशिएबल है सिर्फ ओरिजिन पे। ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्या करना है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन। ठीक है। मोड जेड स्क्वायर आ गया तुम्हारा। देखो, मोड जेड स्क्वायर कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? मतलब मोड जेड होता है ना, जेड को लिखते हैं आयोटा प्लस एक्स वाई। तो मोड जेड ये हो गया, तो मोड जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है वो भी हर जगह कंटिन्यूस होता है, वाई स्क्वायर भी हर जगह कंटिन्यूस होता है। सिंस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर कंटिन्यूस वेरिएबल, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर will also be continuous everywhere, continuous variable everywhere। Therefore mod z square is continuous everywhere। अब क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डी एफ बाई डी जेड, ये एफ ऑफ जेड, ये है तुम्हारा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड
अपॉन डेल्टा जेड। तो ये आ जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर डेल्टा जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। ठीक है। अब देखो मोड ये जो होता है ना मोड जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड डेल्टा जेड जेड बार डेल्टा जेड बार जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। यार है, इसको एक्सपेंड करो एक बार। डेल्टा जेड टेंस टू जीरो तो मल्टीप्लाई करो इसके अंदर जेड जेड बार प्लस जेड डेल्टा जेड बार डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ये कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा जेड को डिवाइड कर दो, या अभी रुक जाओ अगर नहीं कर दो। ठीक है, चलो करिए। छोड़ो। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास जेड बार डेल्टा जेड बार जेड डेल्टा जेड बार बाय डेल्टा जेड। ठीक है। तो अब देखो ओ, अगर डेल्टा डेल्टा जेड तुम्हारा जीरो को टेंड कर रहा है तो डेल्टा जेड बार भी तो जीरो को ही टेंड करेगा ना। ठीक है। तो जब डेल्टा जेड बार भी जीरो को टेंड करेगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तुम्हारी। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में डेल्टा जेड को कैसे लिख सकते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है। और डेल्टा जेड बार को लिख सकते हैं आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। कॉन्जुगेट बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है। अब अगर मैं डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड करूँ क्या आएगा मेरे पास। ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर रैशनलाइज करें तो आ जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और इनटू मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन आ जाएगा। तो नीचे तो हो जाएगा वन और ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है? तो ये अब ये हो गया तुम्हारा। इसको क्या लिख सकते हैं इसको स्क्वायर लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर पावर अंदर चली जाएगी कोस टू थीटा माइनस आयोटा साइन टू थीटा। अब देखो जो डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड है सिंस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड डिपेंड्स ऑन थीटा it means
for different values of theta, for different values of theta, delta z bar by delta z have different values. ठीक है, तो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्यों? अब देखो, अगर z इज इक्वल टू जीरो की बात करें तो वहां पे तुम्हारा एफ डैश जेड जो है वो जीरो आ जाएगा, और जो कि एक यूनिक है, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि जीरो पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई ना। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्लियर हो गया हो? अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करके देख लेना, ठीक है, तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। आज की क्लास में इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एनालिटिक फंक्शंस देखें। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट में हम एनालिटिक फंक्शन को, जेरीमन कंडीशन, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।